हैं। असली दिव्य ड्रैगन आज यहाँ प्रकट नहीं हुआ है। प्रतिरोध के बारे में मत सोचो। कल्पना करो कि तुम अब एक साधारण व्यक्ति हो। निराशा को महसूस करो, लाचारी को महसूस करो। रेले के शब्द सम्मोहन की ध्वनि की तरह इयान के कानों में गूंज रहे थे और इयान के सीने में क्रोध को लगातार भड़का रहे थे। इयान के भाव स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में झलक रहे थे। मंच के नीचे एक रईस के वेश में खड़ा एक आदमी नीलामी में शामिल नहीं था। इयान की लाल आंखें देखकर रईस की आंखें अचानक चमक उठीं और अचानक चिल्लाया, 2 मिलियन बेरीज। कीमत इतनी अधिक थी कि अन्य बोलीदाता उससे अधिक बोली लगाने लगे, जिससे पूरे सदन में शांति छा गई। उसके बगल में बैठी एक कुलीन महिला ने अपने हाथ के पंखे से अपना मुंह ढक लिया और असमंजस में पूछा, मेरे प्रिय, क्या ऐसे गुलाम एक बस्टर्ड लड़के के लिए यह इतना मूल्यवान नहीं है? रईस ने उत्साहित होकर कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। उसकी आंखों में गौर से देखो। क्या शानदार जोड़ी है। मैं उसकी आंखें खोदकर निकाल लूंगा और उन्हें संग्रह के रूप में रखूंगा। उनकी बातें सुनकर आसपास की नीलामी में भाग लेने वाले अमीर लोग तुरंत हंस पड़े और बोले, क्या रईस है, आपका स्वाद वास्तव में अनोखा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। रईस ने हाथ मलते हुए कहा। समय पर नीलामीकर्ता डिस्को ने अपने हाथ में नीलामी हथौड़ा लेकर नीचे दस्तक दी और सौदे की पुष्टि की। जल्दी करो, उसे यहां लाओ। कुलीन व्यक्ति उत्सुकता से चिल्लाया, अगर ये आंखें गायब हो जाएं तो अफसोस होगा। जहां तक खरीदार की जरूरतों का सवाल है, नीलामी घर आमतौर पर उनका उल्लंघन नहीं करता। तुरंत ही 2 जोकर आए, ईशान का हाथ पकड़ा और उसे रईस के पास ले गए। रईस ने अपनी जेब से एक भव्य रूप से सजा हुआ खंजर निकाला, लेकिन वह ईशान से छोटा था। उसके लिए वह करना थोड़ा मुश्किल था जो वह चाहता था, इसलिए उसने 2 जोकरों से कहा, उसे पकड़ो। जोकरों ने जल्दी से इयान के शरीर को दबाया। रईस ने इयान की ठुड्डी पकड़ी, उसका सिर ऊपर उठाया, खंजर उसकी आंखों के सामने रखा और आह भरी, वाह, यह तो कमाल है। बाकी गुलामों की आंखों में बस डर और सुन्नता थी। मैंने पहली बार इतने गुस्से वाले जोड़े को देखा है। सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन नीलामी में भाग लेने वालों में पुरुष बेसब्री से एक अच्छे शो का इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि चेहरे ढंककर डरने का नाटक करने वाली महिलाएं भी अपनी उंगलियों से चुपचाप इस नजारे को देख रही थीं। गौर से देखने पर उन्हें उनकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया। ये लोग किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ईशान हमेशा से रेले के शब्दों का इंतजार करता रहा था। वह एक आम इंसान की तरह यह सब महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसका गुस्सा पहले ही बच चुका था और अब फूटने ही वाला था। जब खंजर की धार उसकी आंखों के सामने आई और जब उसकी आंखों के कोने से आती हुई रोशनी ने इन लोगों की सारी कुरूपता देखी, तो ईशान इसे और अधिक नहीं रोक सका। कैसा शैतानी शौक है! मानवता का कैसा विरूपण है! यहाँ की हर चीज मुझे घिनौनी लगती है। दूर हो जाओ। अचानक अपनी भुजाओं के जोर से ईशान उन 2 जोकरों से छूटकर, जो उसे दबा रहे थे, फिर से खड़ा हो गया। उसी समय इस दहाड़ के साथ उसके शरीर से एक जोरदार शॉकवेव फूट पड़ी। सारे दर्शकों को प्रभावित करो। पूरे नीलामी स्थल पर मौजूद सभी लोग, जिनमें डिस्को और उसके आदमी भी शामिल थे, अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। हाँ। राजीव, जो अभी भी मंच पर खड़ा था, जाहिर है अचानक जोर से हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अकेला खड़ा रहूंगा। रेले की विधि काम कर गई और इयान का हाकी अंततः उसके क्रोध से जाग उठा
और यहाँ तक कि ईशान को भी उम्मीद नहीं थी कि वह हाओशोकु हाकी को रखने या उसका उपयोग करने में सक्षम था। जब ईशान को होश आया तो उसने उस बिल्कुल खामोश जगह को देखा और अविश्वास से अपनी मुट्ठियों को देखा। बेशक उसे पता है कि अभी क्या हुआ था। इस पल वह महसूस कर सकता है कि उसका शरीर एक ऐसी शक्ति से भर गया है जो उसके नेन से बिल्कुल मिलती जुलती है। यही स्वाभाविक रूप से असली हकी है। अजीब बात है, यह शरीर मेरा अपना शरीर, मुझे तो लगता था कि इसमें कोई खास क्षमताएं नहीं हैं। हाओशोकु हकी का जागरण कैसे हुआ? इससे पहले कि ईशान कुछ समझ पाता, उसके दिमाग में सिस्टम से अचानक एक आवाज आई जिसमें कहा गया, यह पता चला है कि मेजबान ने खुद एक समझातीय शक्ति को उत्तेजित किया है और सिस्टम के नेन के साथ विलय की प्रक्रिया में है। रुको, ईशान बहुत जल्दी में था। अगर वो कुछ न बोले तो सिस्टम मर्ज शुरू कर देगा। इस फ्यूजन में क्या गड़बड़ है? अच्छा हो या बुरा, आखिर मेरी इजाजत लिए बिना फ्यूजन शुरू क्यों कर दिया? हालांकि इस बार सिस्टम ने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया और सिस्टम इंटरफेस अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गया, जिससे केवल एक प्रगति बार रह गया जो प्रतिशत के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहा था। प्रतिशत को देखते हुए ईशान को पता था कि यह कम समय में पूरा नहीं हो सकता। जब वह थोड़ा परेशान हुआ, राजीव ईशान के पास आया और तेजी से उसकी गर्दन से बेड़ियां खींचकर हवा में उछाल दी। दरअसल इन बेड़ियों में विस्फोटक थे। जैसे ही गुलाम भागना चाहेगा, बेड़ियां उसकी गर्दन पर फट जाएंगी। जब राजीव इस तरह से इन बेड़ियों को हटाएगा तो फेंकते ही ये फट जाएंगी। ईशान ने उदास चेहरे के साथ दृश्य को देखा। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर यह कॉलर उसके गले में फट जाए तो क्या होगा। चलो यहां से निकलते हैं। राजीव ईशान की तरफ मुस्कुराया। जब वे नेपथ्य में आए तो राजीव ने उन दासों को देखा जो पहले बेचे जा चुके थे। नीलामी के बाद उन्हें उनके खरीदारों को सौंप दिया जाना था, लेकिन इस समय यान के हाओशोकु हकी के कारण वे बेहोश हो गए। राजीव ने उन्हें थपथपाकर जगाया, फिर एक एक करके उनकी गर्दनों से बेड़ियां उतारी और उनसे कहा, भाग जाओ। बेचे गए इन औरतों और आदमियों को लगा कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वे फिर से बच गए। इसलिए वे सब रो पड़े और राजीव के आगे घुटने टेककर बोले, अरिगातो, तुमने हमारे लिए जो किया उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, शुक्रिया मत करो। राजीव ने ईशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी को शुक्रिया कहना है तो उसे कहो। उसने तुम्हारी जान बचाई है। तो उन लोगों ने ईशान का हजार हजार शुक्रिया अदा किया। ईशान उनके चेहरे पर खुशी देखकर ऐसे लगा जैसे किसी विपत्ति के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ हो और उसका दिल खुशी से भर गया। इन बचाए गए गुलामों को लेकर वे पिछले दरवाजे से नीलामी घर से बाहर निकल गए। लेकिन जब वे बाहर निकले तो नीलामी घर के बाहर खड़े पहरेदार भी बेहोश हो गए, जिससे राजीव हैरान रह गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाओशोकु हकी आयोजन स्थल पर मौजूद सभी लोगों को अचेत कर सकता है, लेकिन इयान का हकी तो दीवार पार करके बाहर के पहरेदारों को भी चौंका चुका है। क्या इस तरह का हकी वाकई अद्भुत नहीं है? प्रथम जागरण में ही वह इस स्तर को प्राप्त कर सका। राजीव ने कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा। सिर्फ ईशान ही समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। जब उसने अपनी हाकी को जगाया तो उस विस्फोट की शॉक वेव उसकी नेन की एक बड़ी मात्रा में मिल गई। सिस्टम के अनुसार नेन में मूल रूप से हाकी जैसी ही शक्ति थी, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से शॉक वेव बढ़ी हुई थी। अब व्यवस्था दोनों शक्तियों का विलय कर रही है। ईशान खुद नहीं जानता कि एकीकरण के बाद क्या होगा, उसे पहले इंतजार करना होगा। बाहर कोई गार्ड न होने के कारण
पिछले दरवाजे से निकलकर राजीव ने उन लोगों को जल्दी से भाग जाने को कहा। दोनों को यकीन था कि ऐसा अनुभव झेलने के बाद वे फिर कभी लापरवाही नहीं करेंगे। राजीव और ईशान ने अपना रास्ता ढूंढा और निकल पड़े। जब वे नीलामी घर देखने वाले थे तो ईशान ने पीछे मुड़कर उस जगह की ओर देखा और राजीव से कहा, एक दिन मुझे इस जगह को बर्बाद कर देना चाहिए। आखिर उन्होंने नीलामी घर का सारा पैसा और सामान क्यों नहीं चुराया? राजीव ने उसके कंधे पर थपथपाया, कुछ नहीं बोला और उसे वापस मैंग्रोव क्षेत्र संख्या 34 तक ले गया। टेंट में पहुंचकर ईशान ने कपड़े बदले और अपनी डेविल्स ब्लेड यामातो को फिर से तैयार किया। उसे हाथ में लेकर वह बाहर निकला तो देखा कि राजीव फिर से शराब पी रहा है। उसके पास जाकर बैठते हुए ईशान ने सोचा, राजीव जी, मेरी जागृति हाओशोकु हकी कैसे हो गई? मेरी योग्यताएं तो बहुत कम होनी चाहिए। गलत मत समझो। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, शारीरिक योग्यताएं हकी योग्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हालांकि हाओशोकु हकी बहुत दुर्लभ है, इसका मतलब यह नहीं कि इस शक्ति के उपयोगकर्ता कम हैं। नई दुनिया में कई शक्तिशाली लोगों के पास यह शक्ति है, इसलिए तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यह पता लगाना है कि तुम किस प्रकार की हकी में अच्छे हो। क्या आप कृपया इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? ईशान ने असमंजस में पूछा। हकी एक प्रबल शक्ति है, राजीव ने समझाया। इसे विभिन्न उपयोग विधियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हकी जागृत करने के बाद निरंतर साधना द्वारा उपयोगकर्ता बुशोशोकु हकी का आयुध प्रकार कठोरीकरण उत्पन्न कर सकता है, जिससे अदृश्य कठोर कवच की एक परत बनती है और रक्षा तथा आक्रमण शक्ति में सुधार होता है। इसके अलावा किसी के इरादे को भांपने के लिए एक और प्रकार का हकी भी है, जिससे उपयोगकर्ता दूसरों के कार्यों का अनुमान लगा सकता है, जिसे केनबुनशोकु हकी कहते हैं। और हाओशोकु हकी का उपयोग भी है, जैसा आपने अभी किया। अधिकांश लोग केवल पहले दो तरीकों का ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी में हाओशोकु हकी का उपयोग करने के लिए आवश्यक गुण नहीं होते हैं। इसी तरह भले ही आपकी हकी क्वालिटी काफी ऊंची और शीर्ष स्तर की हो, फिर भी यह एप्लीकेशन के एक ही पहलू पर केंद्रित होगी। राजीव ने कहा, इसे कहते हैं किसी खास चीज में कुशल होना। जब ईशान ने यह सुना तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वह बुशोशोकु हकी का बेहतर उपयोग कर सकेगा, क्योंकि नेन और हाकी शक्ति के एक ही स्रोत हैं। जब उन्होंने पहली बार नेन की खोज की तो उन्होंने इसे अपनी पुरानी तलवार के चारों ओर लपेटकर उसकी धार को मजबूत बनाया, जो लगभग बुशोशोकु हाकी जैसी ही है। ईशान की बात समझ में आते देख राजीव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, आगे से चाहे शारीरिक अभ्यास हो या तलवारबाजी, जितना हो सके हकी का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। इस तरह तुम अपनी हकी को लगातार मजबूत कर सकोगे। ईशान ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है श्री राजीव, मुझे सेंसेई मास्टर कहो। राजीव अचानक मुस्कुराया और उससे बोला। इयान का हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब राजीव ने यह कहा तो निस्संदेह उन्होंने औपचारिक रूप से अपने शिष्यत्व की पुष्टि की, न कि केवल आरंभ में घोषित किए गए सरल मार्गदर्शन की, जिसका अर्थ था कि वे उनसे पूर्णतः संतुष्ट थे। इसलिए उन्होंने तुरंत पुकारा, हाय राजीव सेंसेई। इस दुनिया में ईशान के केवल दो आधिकारिक मास्टर थे, एक कोशिरो थे और अब हाल ही के सेंसेई राजीव हैं। चूंकि आपने मुझे मास्टर कहा है, इसलिए अब मैं आपसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। राजीव ने कहा, मैं समुद्री लुटेरों के राजा गोल डी रवि का उपकप्तान हुआ करता था। रवि के निधन के बाद से मैं इसी द्वीप समूह पर एकांतवास में रह रहा हूं। ईशान मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे।
क्या बात है, एक मशहूर इंसान। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। राजीव ने साके का एक घूंट लिया और बोला, जानती हो मैं तुम्हें नीलामी घर क्यों ले गया था? ईशान ने सिर हिलाया। उसे लगा कि उसे नीलामी घर ले जाने का एक और भी कारण था, सिर्फ उसकी हकी को जगाने के लिए नहीं। ईशान, तुम अच्छे लड़के हो। राजीव ने आह भरी, तुम्हारा ज़मीर तो है, और नीलामी घर में तुमने जो भी भयानक चीजें देखीं, उनसे तुम्हें गुस्सा आया। खैर, मैं इतने लंबे समय से सबाउडी द्वीपसमूह पर हूं, और मैंने इतना कुछ देखा है कि धीरे धीरे मैं सुन्न हो गया हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे डर है कि इस द्वीप पर मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं। ये बात मुझे हमेशा से समझ नहीं आई। रवि ने मरते वक्त दुनिया को अपने खजाने ढूंढने के लिए क्यों कहा? हाँ बिल्कुल, मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया। ईशान बोला, उसकी बातों से समुद्री डाकुओं का महायुग शुरू हो गया है, और दुष्ट समुद्री डाकुओं की संख्या भी बढ़ गई है। शोट तो हमेशा आम नागरिक ही खाते हैं। मेरे विचार भी आपके जैसे ही हैं। राजीव ने कहा, लेकिन सबाउडी द्वीपसमूह पर लंबे समय तक रहने के बाद मैं धीरे धीरे रोजर्स का मतलब समझ रहा हूं। विश्व सरकार ने कई शताब्दियों तक शासन किया है। अंधेरी जगहों में सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ रहा है। सेलेस्टियल ड्रैगन जैसा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। अगर विश्व सरकार इन भ्रष्ट चीजों को छुपाती रही तो दुनिया की नजर में सब कुछ सतह पर तो समृद्ध होगा, इसलिए अंत में दुनिया को और भी ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि रवि ने समुद्री डाकुओं के महायुग की शुरुआत की, और समुद्री डाकुओं के प्रभाव से ये पतनशील निशान धीरे धीरे उजागर होने लगे। यह एक इमारत की तरह है। अगर हम इसे ऊपर से गिराना शुरू करें तो इसे गिरने में बहुत समय लगेगा, राजीव ने कहा, और समुद्री लुटेरों की भारी संख्या इमारत के नीचे से टकराने वाली लहरों की तरह काम करेगी, जिससे इमारत के गिरने का समय और तेज हो जाएगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि रवि समुद्री डाकुओं की ताकत का इस्तेमाल करके विश्व सरकार का शासन उखाड़ फेंकना चाहता था? ईशान ने संदेह से पूछा। मुझे नहीं पता। राजीव ने सिर हिलाया, मैंने अभी जो कहा वो भी मेरा अनुमान है। रवि के असली इरादे कोई नहीं जानता। ईशान कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन राजीव बोला, ठीक है, ज्यादा मत बोलो। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो बहुत गुस्से में है। हमारा ज़माना खत्म होने वाला है। इस बारे में ज्यादा बात करना बेकार है। तो चलो विषय बदलते हैं, या फिर आज नीलामी घर में जो हुआ और उसके नतीजों के बारे में सोचते हैं। जब ईशान ने यह बात सुनी तो वह अचानक उदास हो गया। हाँ, हालांकि नीलामी घर के सभी लोग उसके हाव-शोकू हकी से बेहोश हो गए हैं, लेकिन इससे उन लोगों की यादें नहीं मिटेंगी। जब वे जागेंगे और चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि नीलामी में नीलाम किए गए सभी गुलाम भाग गए हैं, तो वे निश्चित रूप से बुरी तरह प्रतिक्रिया देंगे। चिंता मत करो, वे तुम्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। राजीव मुस्कुराया और बोला, मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए भेष बदलो। और अगर उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसने यह सब किया है, तो वे सिर्फ मुझे ही ढूंढ सकते हैं। उस नीलामी घर के पीछे की ताकतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे मुझ पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए इस दौरान तुम निश्चिंत होकर द्वीप पर रह सकते हो। ईशान अच्छी तरह जानता है कि नंबर 1 नीलामी घर के पीछे की ताकत डॉन क्विजोटे डोफ्लामिंगो शिचिबुकाई थी। सीधे शब्दों में कहें तो डोफ्लामिंगो शिचिबुकाई की सबसे बड़ी काली ताकत है, जो कोडनेम जोकर के तहत अंडरवर्ल्ड का सबसे प्रभावशाली दलाल है। ईशान को यकीन नहीं था कि अब वह उससे निपट पाएगा, लेकिन राजीव के साथ ऐसा नहीं है। डोफ्लामिंगो को उससे बहुत डरना चाहिए।
इसके अलावा नीलामी घर में कोई दिव्य ड्रैगन नहीं थे। जब तक ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग शामिल नहीं होंगे, यान की समझ के अनुसार दो फ्लेमिंगो के अहंकार के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह उन साधारण कुलीनों और धनी लोगों पर ध्यान नहीं देगा। अगर सिर्फ इन लोगों बनाम राजीव के विरोध के कारण, तो यह इसके लायक नहीं होगा। इसलिए ईशान ने अनुमान लगाया कि वह शायद इस मामले को दबा देगा। राजीव से कुछ देर बातें करने के बाद ईशान वापस चला गया। राजीव ने उसे बताया कि वह इस दौरान शकीज रिफ बार जाने वाला है और अगर कुछ हुआ तो वह उसे वहीं पा सकता है। अब रेले के निर्देश के बाद उसका प्रशिक्षण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, इसलिए जब वह परिवार के गढ़ में वापस लौटा तो ईशान ने हॉकिंग को फोन किया और उससे हाल की पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछा। हाल ही में विश्व परिषद के आयोजन के कारण मरीन ने विश्व नेताओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक भेजे हैं। इसलिए सबाउडी द्वीप समूह पर समुद्री डाकुओं की संख्या में तब से वृद्धि हुई है। कई समुद्री डाकू इस अवसर का लाभ उठाकर फिशमैन द्वीप पर पहुंच गए और फिर नई दुनिया की ओर भाग गए। इन समुद्री डाकुओं के इनाम अलग अलग थे, लेकिन सबसे ज्यादा इनाम वाले इनाम की राशि सिर्फ 92 मिलियन बेरीज थी। ऐसा लगता है कि इस दौरान आरव के अलावा कोई नया उच्च इनाम वाला समुद्री डाकू सामने नहीं आया। इसके विपरीत बहुत से समुद्री डाकू थे जिन पर कम से मध्यम इनाम था। रवि द्वारा छोड़े गए तथाकथित खजाने वन पीस ने बड़ी संख्या में समुद्री डाकुओं को नई दुनिया में जाने के लिए आकर्षित किया है। हालांकि उनमें से ज्यादातर कमजोर ताकत के कारण सोचते हैं कि वे नई दुनिया की क्रूरता को जाने बिना भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अंततः उन्हें अपने भाग्य का सामना करना पड़ता है और उनमें से कोई भी वहां 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। ईशान को उनकी परवाह नहीं है। अगर वे नई दुनिया जाना चाहते हैं तो यह उनका अपना मामला है। हालांकि इन समुद्री लुटेरों के उभरने से ईशान परिवार का कारोबार फल फूल रहा है। उस दौरान ईशान राजीव के साथ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा था, इसलिए वह खुद काम नहीं संभाल रहा था। लेकिन परिवार वालों ने 6-7 समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया। उनके द्वारा पकड़े गए ज्यादातर समुद्री लुटेरों की कीमत 10 से 20 करोड़ बेरीज थी और इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार वे सभी कमजोर थे। ईशान को यह बात पता थी, लेकिन आज जब हॉकिंग को बुलाया गया तो वह परिवार का हालचाल पूछना चाहता था। हॉकिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और ईशान से कहा, बॉस, इन दिनों हमारे पास पकड़े गए समुद्री लुटेरों के लिए कुल 12 करोड़ बेरीज हैं। आपके निर्देशानुसार मैंने उनमें से कुछ इकट्ठा कर लिए हैं और बाकी उनके परिवार वालों को दे दिए हैं। इसके अलावा मैंने शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा के तौर पर कुछ पैसे भी दिए हैं। तो अब तिजोरी में सिर्फ 6 करोड़ 70 लाख बेरीज ही बचे हैं। जब ईशान ने पहली बार सुना कि उसके परिवार ने 12 करोड़ बेरीज कमाए हैं तो उसे लगा कि यह बहुत अच्छी बात है। हॉकिंग से आखिरी बचत के बारे में सुनकर उसकी भौहें अचानक चढ़ गईं। बस इतना ही पैसा कैसे बचा? ईशान ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें 80% बचाने के लिए नहीं कहा था? हाँ, हॉकिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं इनाम की 80% राशि बचा रहा हूं। शुरुआत में अंत में 96 मिलियन बेरीज बचनी चाहिए थीं, लेकिन समस्या यह है कि समुद्री लुटेरों को पकड़ने में बहुत ज्यादा हताहत होते हैं। परिवार के लोग अब बहुत जिद्दी हो गए हैं। हताहतों की संख्या क्या है? ईशान ने पूछा। 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हॉकिंग ने कहा, बाकी लोगों की संख्या तो और भी ज्यादा थी। हमारे यहाँ बहुत से लोग मामूली या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिर्फ इसी दौरान मुआवजे पर लगभग 3 करोड़ बेरीज खर्च हुए। तो उनकी शिकायतें मेरे खिलाफ हैं?
ईशान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हॉकिंग ने अपनी लार निगलते हुए कहा, बॉस ईशान, तुम्हें पता है, जब कोई इनामी शिकारी किसी समुद्री डाकू को पकड़ना चाहता है तो वह जरूर पलटवार करेगा। अगर यह सिर्फ डकैती या अपहरण होता तो यह ज्यादा आसान होता। यह सच है कि जिन लोगों को उसने भर्ती किया था वे सभी उन 4 परिवारों से चुने गए थे जिन्हें उसने खत्म कर दिया था। ये लोग आराम से लेकिन संदिग्ध कारोबार करने के आदी थे। अब वे यान के दमन के अधीन थे और उन्हें समुद्री डाकू शिकारियों के हवाले कर दिया गया था। उन्हें तुरंत लगा कि मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन समुद्री डाकुओं से खिलवाड़ करना आसान नहीं था। जब तक वे आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर देते, उन्हें पकड़ना असंभव है। निश्चित रूप से एक भीषण युद्ध होगा। शक्की ने कहा कि ईशान इस द्वीप पर अजनबी है। इसका कारण यह था कि वह आरामदायक व्यवसाय करने के बजाय केवल कठिन व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हॉकिंग ने इन हालातों की सूचना ईशान को सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वह उसे बताना चाहते थे और इन शिकायतों पर ध्यान देना चाहते थे। हालांकि ईशान के अपने विचार थे। सच कहूं तो उन्होंने जो परिवार बनाया था वह ईशान के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। जिन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था उनके साथ ईशान ने तोप का चारा जैसा व्यवहार किया। क्योंकि वे अच्छे लोग नहीं थे, वह उन्हें अपनी असली टीम की तरह प्रशिक्षित नहीं कर सकते थे। और तो और ईशान का इरादा ज्यादा दिनों तक परिवार चलाने का नहीं था। सबाउडी द्वीपसमूह तो बस एक स्टेशन था। जब भी वह जाने का फैसला करेगा, क्या वह इन सब लोगों को अपने साथ ले जाएगा? हालांकि ईशान हॉकिंग से ये शब्द नहीं कह सका। हॉकिंग और परिवार में शामिल होने वाले पहले लोग उसके प्रति वफादार थे। ईशान ने सोचा कि जब वह जाने वाला हो तो उनके लिए एक बैकअप प्लान जैसा कुछ इंतजाम किया जाए ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। ईशान ने सिर हिलाया और बोला, अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने दो और जो पैसे हमने बचाए हैं वो मुझे दे दो। हॉकिंग ने सिर हिलाया और पैसे लाने वापस चला गया। ईशान रेत पर बैठ गया और अपनी संपत्ति का हिसाब लगाने लगा। लुसियस के इनाम के लिए अभी भी बहुत पैसा बचा था। लगभग 6 करोड़ बचे थे और इस बार बचत के अलावा उसके पास लगभग 12 करोड़ बेरीज हैं। यह कुछ हीरे रिचार्ज करने और ताश के पत्तों की झड़ी लगाने का एक बेहतरीन समय है। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसके दिमाग में एक व्यवस्थित ध्वनि गूंज उठी। फ्यूजन पूरा हो गया है। कृपया संशोधनों की जांच के लिए सिस्टम इंटरफेस खोलें। ईशान ने जल्दी से सिस्टम इंटरफेस खोला और उन्हें देखने अंदर गया। हकी को जगाने से पहले वह इस बात को लेकर चिंतित था कि इस एकीकरण से किस तरह के बदलाव होंगे। अब उसे इसकी पुष्टि करनी होगी। हालांकि इस बिंदु पर ईशान ने राहत की सांस ली। हकी और नेन के संयोजन के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन नेन कौशल की संरचना थी। ईशान द्वारा अपनी हकी जागृत करने के बाद मूल उन्नत नेन कौशल सीधे विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गए। हालांकि विशेषज्ञ स्तरीय नेन कौशल के विवरण में नेन मान प्रति घंटा की पुनर्प्राप्त राशि गायब हो गई। विशेषज्ञ स्तरीय नेन कौशल नेन के कुल मूल्य में 5% की वृद्धि। मेजबान नेन प्रसार एन का उपयोग कर सकता है और इसे कई रूपों में प्रक्षेपित कर सकता है। नेन की पुनर्प्राप्ति मेजबान की शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति से संबंधित है। शारीरिक ऊर्जा जितनी अधिक प्रचुर होगी, नेन की पुनर्प्राप्ति उतनी ही तेज होगी। वर्तमान दक्षता 0/2 लाख। नेन कौशल के विशेषज्ञ स्तर तक आगे बढ़ने के अलावा यान के अपने नेन में भी बहुत वृद्धि हुई है और यहां तक कि लगभग 800 अंकों के मूल्य तक पहुंच गया है। ईशान ने समझा कि यह उसकी अपनी हकी शक्ति को नेन के साथ एकीकृत करने का मूल्य हो सकता है,
जिससे राशि में बहुत वृद्धि हुई है। साथ ही नैन कौशल में विशेषज्ञ के रूप में सुधार हुआ है, इसलिए यह इस स्तर तक बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में, ईशान पर सिस्टम की बेड़ियां गायब हो गई हैं। नैन हकी की रिकवरी उसकी सहन शक्ति से जुड़ी है, यानी शारीरिक शक्ति बहाल करना नैन की रिकवरी के बराबर है, जो हकी की प्रकृति के समान है। साथ ही चूंकि नैन और हकी उसके सिस्टम में एकीकृत हैं, इसलिए ईशान अपने पत्तों के अनोखे कौशल का प्रदर्शन करने के लिए हकी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तब से ईशान के लिए हकी ही नैन है और नैन ही हकी है, TN हम समझ गए। जब दूसरे हकी का इस्तेमाल करते हैं तो वे सिर्फ बुसोशोकु या केनबुनशोकु ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन ईशान और भी स्पेशल इफेक्ट्स दिखा सकता है। ईशान इन बदलावों को देखकर बहुत खुश हुआ। वह शुरू से ही खुद को बॉटमलेस पिट कार्ड सिस्टम तक सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि अपनी खुद की शक्ति पर जोर दे रहा था। यह चुनाव वाकई सही था। इस बार जब तक फ्लाइंग शैडोज की कार्ड को 5 सितारों तक अपग्रेड किया जाता है, वह ब्लैक ड्रैगन वेव द ड्रैगन ऑफ द डार्कनेस फ्लेम लॉन्च करते समय अपने हकी का उपयोग कर सकता है। तो फिर मैं इसे क्या कहूं? हकी वेव। हकी और नैन के संयोजन के अलावा ईशान को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि नैन का पर्याप्त प्रभाव अंततः प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ में शैतानी ब्लेड यमातो उठाया और नैन को उसके चारों ओर उलझाने की कोशिश की। पहले भी ईशान ने इस तरह की घुमावदार चालें चली थीं, लेकिन उस समय नैन इतना ठोस नहीं था कि ठोसता हासिल कर सके और केवल सीमित सुदृढ़ीकरण ही हासिल किया जा सकता था। इसलिए उड़ते हुए वार को बेहतर बनाने के लिए ईशान को इसे लॉन्च करने के लिए अंधेरे की लौ की तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अब बात अलग थी। इयान्स नैन के निकलने के साथ ही उसका पूरा ब्लेड काले रंग की परत से ढक गया था। इयान्स गलत नहीं थे। नैन प्रमाण का प्रभाव और हाओशोकु हाकी के का सख्त प्रभाव एक ही था। ईशान ने इधर-उधर देखा और उसे एक बड़ी लोहे की प्लेट मिली। फिर उसने अपनी तलवार से उसे धीरे से पटक दिया और लोहे की प्लेट को 2 भागों में काट दिया। कठोर काली परत न केवल हथियार की तीक्ष्णता बढ़ाती है, बल्कि एक सुरक्षात्मक प्रभाव भी डालती है। ठोस ब्लेड बहुत तेज टक्कर लगने पर भी नहीं टूटेगा। अगर राजीव यह दृश्य देख पाता तो उसे बहुत आश्चर्य होता। उसने पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था जो सिर्फ अपनी हकी जगाकर आराम से कठोरता का इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं था। ईशान ने बहुत पहले ही अपने कार्ड सिस्टम की मदद से नैन के इस्तेमाल का अनुभव कर लिया था। अब तक हकी को जगाने के बाद ईशान इसके इस्तेमाल में बहुत कुशल हो गया है, क्योंकि यह उसी प्रकृति की ऊर्जा है। दूसरों को पहले अपनी हकी जागृत करनी होती है और फिर उसका सही इस्तेमाल करना सीखना होता है। लेकिन ईशान ने ऐसी ही शक्ति का अनुभव किया था और फिर उसने अपनी हकी जागृत की। क्रम उल्टा था, लेकिन नतीजा वही रहा। ब्लेड पर कठोरता प्रभाव बनाए रखने से ईशान अपने नैन की खपत महसूस कर रहा था। उसने पाया कि नैन की वर्तमान खपत पहले की तुलना में थोड़ी ज्यादा थी। हालांकि चूंकि उसकी सहन शक्ति अच्छी थी, इसलिए नैन की रिकवरी भी बहुत तेज थी। इस तरह का प्रभाव बना रहा और ईशान लंबे समय तक टिक सका। बेशक किसी से लड़ते समय यह अलग हो सकता है, क्योंकि उस समय ईशान को न केवल अधिक नैन का उपभोग करना होगा, बल्कि उसकी सहन शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए समय बहुत कम होगा, जिसके लिए उसे अपनी शारीरिक साधना जारी रखनी होगी ताकि बेहतर शारीरिक फिटनेस प्राप्त हो सके। जब ईशान अपनी नई बढ़ी हुई ताकत के बारे में बड़े चाव से सोच रहा था, हॉकिंग अपने हाथों में एक सूटकेस लेकर वापस आए, जिसमें बचाए गए पैसे थे। ईशान ने उसे उठाया और खोला तो देखा कि वह नकदी से भरा था। तो
तो उसने संतोष से सिर हिलाया। जब ईशान परिवार बना था तो उसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना के स्रोत उपलब्ध कराने के अलावा यह भी था कि जब वह व्यस्त हो तो उसकी जेब में लगातार पैसा आता रहे। उसे पैसों की जरूरत तो है, लेकिन सच में अगर पैसा कमाने के लिए कोई रास्ता ही न बचा हो तो वह बोझ बन जाता है। सूटकेस बंद करते हुए ईशान ने हॉकिंग के चेहरे पर झिझक देखी, इसलिए उसने उनसे पूछा, क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहते हैं? हॉकिंग ने कहा, बॉस ईशान, कुछ और भी है। मुझे लगता है कि शायद मुझे आपको बता देना चाहिए। तो फिर बोलो। ईशान बोला। हाल ही में सबाउडी द्वीप समूह पर न सिर्फ समुद्री लुटेरों की संख्या बढ़ी है, बल्कि इनाम के लिए शिकार करने वाले और हत्यारे भी आ रहे हैं। हॉकिंग ने कहा, लेकिन अजीब बात यह है कि ये लोग इस द्वीप पर आते हुए भी समुद्री लुटेरों को नहीं पकड़ रहे हैं। ओह, फिर क्या हाल है? ईशान ने अजीब अंदाज में पूछा। हॉकिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, पर सुना है कि ये लोग दुनिया भर से हैं। इनमें से कई मशहूर हिटमैन और इनामी शिकारी हैं, और इनमें कई नामी समुद्री डाकू भी शामिल हैं। अजीब बात है कि इन लोगों की पहचान अलग अलग है, पर इनमें कोई टकराव का नामोनिशान नहीं है। ऐसा लगता है कि वे किसी समूह या गिरोह में हैं। ईशान ने सोचते हुए मेज पर दस्तक दी। हाँ? हॉकिंग ने सिर हिलाया, मुझे शक है कि ये लोग किसी वजह से यहाँ हैं। डर है कि कोई कुछ आयोजन कर रहा है, शायद कुछ योजना बना रहा है। इसकी चिंता मत करो, ईशान बोला। जब तक ये लोग हमें उकसाते नहीं, तब तक इनसे परेशान मत हो। हॉकिंग ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया। उसके जाने के बाद ईशान सूटकेस उठाकर अपने कमरे में वापस चला गया। लोरेन और एलेना को भेज दिया गया था और उनके परिवारों का पता भी चल गया था। उन्हें विदा करने के बाद ईशान की सेवा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे इस तरह की शांति की आदत नहीं थी, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लोरेन और एलेना, तुम्हारी बहुत याद आएगी टीटी। जब उसने अपने मूल पैसे को सूटकेस में मौजूद पैसों के साथ जोड़ा तो ईशान ने कुछ देर सोचा, फिर उसने 20 मिलियन से अधिक बेरीज छोड़ दी और एक ही बार में 100 मिलियन बेरीज रिचार्ज कर लिए। आपने 100 मिलियन बेरीज के साथ रिचार्ज किया है, जिससे आपको 500,000 हीरे मिलते हैं और अतिरिक्त 10% जोड़कर आपको कुल 550,000 हीरे मिलते हैं। आपका रिचार्ज 10 करोड़ बेरीज तक हो गया है, जिससे आप लेवल 1 वीआईपी बन गए हैं, टियर सिल्वर। अब आप सिल्वर वीआईपी विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। रिचार्जिंग पूरी होने के बाद सिस्टम की प्रॉम्प्ट ध्वनि आई तो ईशान एकदम दंग रह गया। जब उसने पहले रिचार्ज किया था तब उसने वीआईपी शब्द कभी नहीं सुना था। उस समय उसे बहुत अजीब लगा। यह कार्ड सिस्टम मूल रूप से एक कॉपीकैट मोबाइल गेम से विकसित हुआ था। असल में इस तरह के मोबाइल गेम के लिए वीआईपी सिस्टम एक जरूरत है, लेकिन रिचार्ज करते समय उसने पहले कभी वीआईपी के बारे में नहीं सुना था, इसलिए उसे लगा कि सिस्टम में यह सुविधा नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सुविधा को अनलॉक करने के लिए एक बार में इतनी बड़ी रकम रिचार्ज करनी पड़ेगी। यह सिस्टम अब भी उतना ही खराब था जितना पहले था। सिल्वर वीआईपी के विशेषाधिकार क्या हैं? ईशान खुद को पूछने से नहीं रोक सका। आप उच्चस्तरीय कार्ड स्टोर खोल सकते हैं। इस स्टोर में आप उच्चस्तरीय कार्ड के टुकड़े और उच्चस्तरीय विशिष्ट खजाने के टुकड़े खरीद रिफ्रेश कर सकते हैं। ईशान ने जल्दी से उच्चस्तरीय कार्ड स्टोर का स्थान ढूंढा और उसे सिस्टम इंटरफेस में मूल फ्रैगमेंट स्टोर के बगल में पाया। मूल फ्रैगमेंट स्टोर मुफ्त में खोला जाता था,
इसलिए उसमें मौजूद सभी ताज़ा कार्ड के टुकड़े 1 स्टार और 2 स्टार वाले थे, जिन्हें रिडीम्ड सोल से खरीदा जा सकता था। हालांकि इस उच्चस्तरीय कार्ड स्टोर में केवल 3 स्टार कार्ड के टुकड़े ही थे और खरीद की आवश्यकताओं में भी सुधार किया गया है। इनमें से ज्यादातर को खरीदने के लिए हीरे की आवश्यकता होती है और कभी-कभी वे उन टुकड़ों को ब्रश से हटा देते हैं जिनके लिए रिडीम्ड सोल की आवश्यकता होती है। क्या इस स्टोर में सिल्वर वीआईपी को सिर्फ 3 स्टार कार्ड ही मिलेंगे? ईशान ने पूछा। हाँ, और गोल्ड वीआईपी 4 स्टार कार्ड प्राप्त कर सकता है और प्लैटिनम वीआईपी 5 स्टार कार्ड प्राप्त कर सकता है, सिस्टम ने उत्तर दिया। ईशान अवाक था, यह सोचकर कि उसका सिस्टम कभी नहीं बदलेगा, हमेशा पैसे का अथाह गड्ढा बना रहेगा। लेकिन यह प्लैटिनम वीआईपी 5 सितारा कार्ड का एकमात्र स्रोत होना चाहिए जिसके बारे में ईशान इस समय जानता है। उसे नहीं पता था कि इस प्लैटिनम वीआईपी को खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए। इतना ही नहीं, इस उच्चस्तरीय कार्ड स्टोर में टुकड़ों को ताज़ा करने के लिए आवश्यक हीरों की मात्रा भी आसमान छू रही थी। मुफ्त शार्ड शॉप में एक बार स्वाइप करने के लिए 20 हीरों की आवश्यकता होती थी, लेकिन इस स्टोर में हर बार 200 हीरों की आवश्यकता होती है, जो 10 गुना बढ़ गया है। हालांकि ईशान को एक लाभ मिला, वह यह कि इस स्टोर के खुलने से उसके लिए लगातार 10 ड्रॉ की संख्या कम हो सकती है। यह सर्वविदित है कि उसके द्वारा निकाला गया हर कार्ड उसके लिए उपयुक्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, हीस कार्ड अपनी तेज गति के कारण ईशान के लिए बहुत उपयुक्त था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लगातार 10 बार इस कार्ड को इकट्ठा करके इसे और बेहतर बनाने और इसे 5 सितारा कार्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। जब कोई दुकान हो जहां से उसे सीधे हाई स्टार कार्ड के मोहरे मिल सकें, तो बात अलग है। ईशान ढेर सारे हीरे खर्च करके रिफ्रेश करता रह सकता है। जब तक वह ही के मोहरों को ब्रश से हटाता रहेगा, वह उन्हें खरीद सकता है, जो कि किस्मत से मोहरे निकालने से ज्यादा किफायती है। असल में ईशान देखना चाहता था कि क्या वह समनोसुके अकेचिस कार्ड की जगह कोई और 4 सितारा कार्ड निकाल सकता है, लेकिन अनजाने में उसने वीआईपी विशेषाधिकार खोल दिया और यह उच्चस्तरीय कार्ड स्टोर बाहर ले आया। फिर ईशान के दिमाग में एक नया विचार आया। इस बार उसे 4 सितारा कार्ड निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि एक बार जब हम इसे निकाल लेंगे तो बचे हुए हीरे बच जाएंगे और बाद में उसे जो पैसा मिलेगा उसे भी जितना हो सके बचाना होगा। उस समय वह एक बड़ी राशि रिचार्ज करेगा और एक उच्च वीआईपी स्तर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस तरह प्रीमियम कार्ड स्टोर में 4 सितारा कार्ड के टुकड़ों को ताज़ा किया जा सकता है। स्तर 20 का नया कार्ड स्लॉट अनलॉक होने के बाद वह तब तक लगातार रिफ्रेश करता रहेगा जब तक कि उसके लिए उपयुक्त कोई विशिष्ट 4 सितारा कार्ड न आ जाए। इस तरह ईशान केवल 4 सितारा कार्डों के आधार पर अपनी इच्छानुसार विशेषताओं और कौशलों के साथ अपना स्वयं का डेक बना सकता है। बेशक अब भी ईशान वास्तव में इस स्टोर में चारों ओर देख सकता है, समनोसुके अकेची के कार्ड के टुकड़े खरीद सकता है और उसे 4 सितारा में अपग्रेड करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बहुत महंगा है और इस कार्ड को 4 सितारा में अपग्रेड करने के बाद यह मूल 4 सितारा कार्ड जितना अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए ईशान ने लगातार 10 कार्ड निकालने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अपने कमरे में आराम किया और लगातार 10 ड्रॉ की यात्रा शुरू की। हालांकि उसे नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत अच्छी है या नहीं। लगातार 10 बार ड्रॉ खेलने के सिर्फ 12 प्रयासों के बाद ईशान ने 2 पूरे पत्ते निकाल लिए। पहला ड्रॉ स्ट्रीट फाइटर का एक कार्ड था, ब्लैंका। वह हरे रंग की त्वचा वाला अमेजन जंगल का ओक है। जब ईशान ने यह कार्ड निकाला
तो उसने भावशून्य होकर उसे देखा। यह तो बस एक 3 सितारा कार्ड है। इसे एक तरफ फेंकने के बाद ईशान दूसरे कार्ड को देखने गया और इस बार उसने एक अप्रत्याशित कार्ड निकाला। 4 सितारा ईशान यागामी। ईशान ने लगातार 10 ड्रॉ कई बार किए हैं और उसे यह समस्या मिली है। ऐसा लगता है कि किंग ऑफ फाइटर्स सीरीज के किरदार सिस्टम्स कार्ड्स पर ज्यादा दिखाई देते थे, शायद इसलिए क्योंकि इस फ्रेंचाइजी में किरदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ईशान एक ऐसा किरदार था जो ईशान को हमेशा से पसंद था, इसलिए इस कार्ड को पाने के बाद ईशान ने कार्ड निकालना बंद कर दिया। इस 4 सितारा कार्ड का उपयोग पहले से ही समनोसुके अकेची के कार्ड को बदलने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही ईशान इओरी के कार्ड की विशेषताएं जांचने वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशान खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि हॉकिंग हाथ में निमंत्रण पत्र लिए बाहर खड़े हैं और ईशान से बोले, बॉस, अभी अभी कोई हमारे लिए यह लाया है। ईशान ने अविश्वास से उसे उठाया, खोला और पाया कि यह उसके लिए एक बैठक का निमंत्रण था। हालांकि यह किस तरह की बैठक थी, यह बिल्कुल नहीं बताया गया है, केवल स्थान था। यह तुम्हें किसने दिया? ईशान ने असमंजस में पूछा। मुझे नहीं पता। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं उसे साफ नहीं देख पाया। हॉकिंग ने कहा। उसने निमंत्रण फेंक दिया और चला गया। यह निमंत्रण बिना किसी कारण के आया था, यहाँ तक कि जिसने उन्हें आमंत्रित किया था वह भी ज्ञात नहीं था, तथा यह किस प्रकार की बैठक थी यह भी ज्ञात नहीं था। इसलिए इयान की पहली प्रतिक्रिया इसे नजरअंदाज करने की थी। लेकिन हॉकिंग ने इस समय ईशान से कहा, जब वह आदमी निमंत्रण छोड़कर गया तो उसने कहा, उसे अवश्य आना चाहिए, यह बड़ी बात है। ओह, क्या सच में उसने ऐसा कहा था? ईशान को थोड़ी दिलचस्पी हुई। हाँ बॉस, तो मैंने सोचा कि आपको तुरंत बता दूं। हॉकिंग ने कहा था, कभी कभी अराजक इलाकों में ऐसा ही होता है। कुछ लोग कभी कभी रहस्यमयी होना पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात है तो शायद यह सच हो। क्या ये वो इनामी शिकारी और हत्यारे होंगे जो हाल ही में द्वीप पर आए हैं? ईशान ने सोचा, यहाँ निमंत्रण भेजने का मतलब है कि वे सबाउडी द्वीप समूह की स्थानीय सेनाओं को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, यह सच हो सकता है। हॉकिंग ने अचानक कहा। तो जाओ और देखो क्या दूसरे परिवारों को भी ऐसे ही निमंत्रण मिले हैं। ईशान ने आदेश दिया। हॉकिंग आगे बोलते रहे जबकि ईशान बैठकर इसका पता लगाने में लग गया। चूंकि ईशान को दूसरे परिवारों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा विस्तार नहीं किया। हालांकि ईशान ने एक ही दिन में 4 और मालिकों का सफाया कर दिया और उनके कुछ आदमियों को इकट्ठा कर लिया। अब इस अराजक इलाके में वह एक मजबूत ताकत था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह निमंत्रण उसे मिला। ईशान को जो बात उत्सुक कर रही थी वह यह थी कि दूत ने उन्हें बड़ी बात बताई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इस अवसर का लाभ उठाकर सबाउडी द्वीपसमूह पर स्थित सेलेस्टियल ड्रैगन बैंक को लूटना चाहता हो? वे कितने बहादुर हैं! क्या उन्हें मरीन के एडमिरल का सामना करने से डर नहीं लगता? बेशक यह सिर्फ इयान का अनुमान था। हो सकता है कि ऐसा न हो, इसलिए सोचने के बाद ईशान ने जाकर जांच करने का फैसला किया। इसके अलावा उसे कम से कम इन लोगों का उद्देश्य तो पता करना चाहिए, वरना जब ये लोग सचमुच कुछ बड़ा करेंगे तो उसका भी बुरा होगा। हालांकि जाने से पहले उसे तैयार रहना होगा। हॉकिंग को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनके द्वारा लाई गई खबरें सचमुच ईशान को बताई गईं।
सबाउडी द्वीप समूह के लगभग सभी भूमिगत संगठनों को ऐसे निमंत्रण मिले थे। हालांकि यह अजीब बात थी कि किसी को नहीं पता कि ये निमंत्रण किसने भेजे थे। जानकारी बहुत कम थी, जिससे ईशान की भौहें तन गईं। आखिरी उपाय के तौर पर ईशान उठा और बाहर निकल गया। उसने पेशेवर खुफिया डीलर शकी को ढूंढने की योजना बनाई। जब वह उसके बार में आया तो उसे हमेशा की तरह वहां कोई ग्राहक नहीं मिला, लेकिन इस बार राजीव उसके साथ बातें कर रहा था और वे दोनों खुशी से हंस पड़े। मास्टर राजीव। ईशान अपनी प्यारी सी मुस्कान दिखाकर नमस्ते कहने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे ये लो। राजीव भी मुस्कुराया। हम बात कर रहे थे शकी के समुद्री डाकू होने के मजे के बारे में। बैठते ही शक्की ने ईशान को चाय का कप दिया। वह जानती थी कि उसे चाय पीना पसंद है। कप नीचे रखते हुए उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ठीक है,